दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी लेड योगी सरकार ने 21 सितंबर को एक आदेश जारी किया है शासकीय स्तर पर, और वह जो आदेश है उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो आजकल चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई हैं। इसमें एक आदेश है कि भाई कास्ट वैलीज नहीं होनी चाहिए, यानी जाति के आधार पर जाति की पहचान वाली जो रैलियां हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सभाएं हैं, ये पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पुलिस स्टेशन में या किसी भी पुलिस के रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। एससी एसटी एक्ट के मामलों को छोड़कर अपवाद स्वरूप उसको रखा गया है। तीसरी बात है कि गाड़ी वाहनों और साइन बोर्ड पर जाति नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत सारी कारें जो उत्तर प्रदेश में घूमती रहती हैं, बहुत सारे और अन्य स्टेट्स में भी हमने देखा है, उन पर अलग-अलग जातियों के नाम होते हैं और वाक़ई बहुत हास्यास्पद मुझे लगते हैं। मैं तो जब भी देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है कि ये जाति इस पर क्यों लिख दिया। और आजकल आजकल तो और भी बहुत सारी तस्वीरें उस पर लगती हैं, धार्मिक पहचान वाली, सांप्रदायिक पहचान वाली। कई तस्वीरें बहुत प्रोवोकेटिव होती हैं, बड़ी उत्तेजक होती हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसमें लेकिन एक नहीं है, वो ये कि उत्तेजक तस्वीरों पर इसमें नहीं है, जो कम्युनल एक हेट्रेड जगाती हैं। तो ये जो शासनादेश है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि क्या ये जाति को खत्म करने, जातिवाद को खत्म करने, जाति का जो दंश समाज को लग रहा है इतने सदियों से, क्या उसके लिए किया गया है? या इसका कोई पॉलिटिकल कारण है? वजह क्या है? और दोस्तों ये मैं बता दूं कि इसकी एक बैकग्राउंड है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने 16 अक्टूबर को एक फैसला दिया था, एक डायरेक्शन दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, और उन्होंने एक केस के सिलसिले में दिया था, जो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत उसमें अपील की गई थी, आरोपी व्यक्तियों की जाति का उल्लेख जो किया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये जरूर कह रही है या कह सकती है कि हमने तो हाईकोर्ट के आदेश की रोशनी में ये आदेश जारी किया है। बहरहाल, हम इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में या हमारे हिंदी हार्टलैंड में या समूचे देश की जो एक समस्या है, जातिवाद या जातीय विद्वेष, क्या इस तरह के कदमों से दूर किया जा सकता है? माननीय न्यायालय की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन शासन में जो लोग हैं, जो सरकारें चलाते हैं, जो राजनीति की धारा से आते हैं, अलग-अलग धाराओं से, क्या उसको सही स्पिरिट में लेते हैं? क्या उसको उसी दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में माननीय न्यायालय ने कहा है? क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कोट किया गया है इस जजमेंट में। तो बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शीतल पी सिंह। शीतल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने धन्यवाद। ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को देखा होगा, उसकी चर्चा है, और आपने माननीय कोर्ट के भी आदेश को अगर पूरा नहीं तो उसके जो मुख्य पहलू हैं उनको भी आपने देखा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जो न्यायाधीश महोदय की मैंने ऑर्डर जो पढ़ा है, उससे 2 बातें निकल के आई जो मेरी इनिशियल प्रतिक्रिया जो मेरी है उस बारे में। इस जजमेंट में जो बात है, वो बात हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है। हमारे समाज में जैसा हमारे पास ज्ञात चीज़ें हैं, मिथ तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जो ज्ञात है जिसके बारे में थोड़ा बहुत अधिकार पूर्वक कहा जा सकता है, वो ये है कि 2800 साल, 3000 साल पहले या उससे भी पहले ऋग्वेद के समय में उसमें वर्ण की बात आई है। और उसके बाद उस समय ये था कि उन्होंने 4 वर्ण हमारे समाज में हैं, इसको उसमें अलग तरह से स्वीकृत किया हुआ है। फिर उसके कई सैकड़ों साल बाद हमारे पास दूसरा ग्रंथ आता है, ईसा पूर्व करीब 400-500 साल पहले, मनुस्मृति नाम का ग्रंथ। वो इसको बहुत डिटेल में डिफाइन करता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको वर्तमान में किसी भी किस्म से मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता,
और जिसमें पता लगता है कि किस तरह की परिकल्पना उस समय के समाज संचालन के लिए जो भी उस समय हेल्म ऑफ द अफेयर लोग रहे होंगे, उन्होंने सोची समझी और बनाई और उसको लागू किया। फिर आते हैं हम, चूंकि शॉर्ट कर रहे हैं, कि भक्ति काल में हम इसका कुछ प्रतिरोध देखते हैं। रैदास हैं, कबीर हैं, यहाँ एक हद तक कुछ इस चीज का और उन गड़बड़ियों का प्रतिरोध होता है माइल्ड तरीके से, लेकिन एक कवि के रूप में, और वो कितना असर कर पाया होगा पता नहीं। लेकिन उसके बाद अंग्रेज आते हैं जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। वो चूंकि बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक सिस्टम दिया, और इस तरह की चीजों को भी आप कह सकते हैं जो कुछ भी हमें मिला है आज, उसकी वजह उनके रिकॉर्ड करने की वजह है। वरना तो जो पीछे का बहुत सारा है वो हमें ढंग से वो भी उन्हीं की कृपा से मिला है। तो उन्होंने जब ये रिकॉर्ड किया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ ये क्या है, और ये कैसे एक अजूबी सी व्यवस्था है, सारी दुनिया में जो नहीं है हमारे यहाँ है। उसमें हम ये पाते हैं कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको कैसे डिप्राइव किया गया है संसाधनों से, संस्कृति से, शिक्षा से और साधनों से। कैसे उनको डिप्राइव करने के लिए एक शास्त्र हमारे पास मौजूद है, और जिसके लिए बहुत सारा लिखा पढ़ा गया है, बहुत सारा उसको गाया गया है, बहुत सारा उसको लेके वो एक स्थापित सत्य है हमारे चारों तरफ। आजादी जब मिली और संविधान बना, तो हमारे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जिनमें से अधिकांश, और मैं कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा उन्हीं संवर्गों से आए थे जिनके पास संसाधन थे, शिक्षा थी, और जो निश्चित तौर पर समाज के उच्च हिस्सों से थे, जो अपने आप को उच्च कहने के लिए जिनके पास एक शास्त्र भी था। और वो उन्हीं में से आए थे, उन्हीं उन्हीं तक शिक्षा की वो रोशनी पहुंची जो अंग्रेजों ने पैदा की थी, या यूरोपियंस ने पैदा की थी, या नई दुनिया ने जो पैदा की थी। और उसी में से वो लोकतंत्र और इस तरह के मानव मूल्य और मानव अधिकार और ये सब चीजें वो लेके आए। उन्होंने नई जमाने की रोशनी से वो सिंचित थे। और चूंकि उसी समय दुनिया में एक बहुत बड़ी परिघटना हुई थी, पिछली शताब्दी के पहले 25 वर्षों में सोवियत क्रांति, उसने बहुत नए चैलेंजेस पैदा कर दिए थे। हालांकि वो पैदा फ्रांस की क्रांति से ही हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने एक उसको स्टेट के तौर पे स्थापित कर दिया था, एक सफलता भी सामने थी। तो उसके चैलेंज में जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं थी, उनमें सब में आइडियोलॉजिकल जो संघर्ष था वो पिछली सदी में पहले हाफ में बहुत तीव्र था, और उसने दुनिया भर के राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी छाप छोड़ी है। और उसकी वजह से सबको एक, और सबसे ज्यादा उन लोगों को जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे सबसे ऊपर थे, उनको बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े। और भारत में भी उस फैसले के तहत आप कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान बना, उसमें अंबेडकर जी को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जो इसके पहले हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान सबसे समाज की निचली इकाई और जिसको अछूत कहा जाता है, उसकी ओर से लड़ते हुए सामाजिक परिदृश्य में बड़े बन के आए थे। खैर, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया, उस पर बहुत बात हो चुकी, उस पर गए बिना। फिलहाल ये संविधान ने हमें वो बहुत सारे आधुनिक आप कह सकते हैं फैसले दिए, अधिकार भी दिए, जो बहुत सारे देशों में हमारे बाद लागू होते हुए हमें मिले, बड़े सभ्य देशों में भी। खैर, उन सब फैसलों की रोशनी में अब 70-80 साल का हमारा लोकतंत्र आया। इसमें उन हिस्सों से जिनके पास संसाधन नहीं थे, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिनका संस्कृति में कोई लीडरशिप का दखल नहीं था, उन हिस्सों में एक मध्य वर्ग पैदा हुआ। क्योंकि शिक्षा की रोशनी ने जो मौका मिला उनको, इसमें रिजर्वेशन का एक रोल है, तो इसकी वजह से उनमें से एक मध्य वर्ग पैदा हुआ जो उन चीजों को जो उसके सामने इस तौर पे आई, वो लेके नीचे गया। और अब वो एक तर्क के तौर पर सामने है, और वो तर्क रोज बड़ा हो रहा है। उससे हमारे राजनीतिक परिदृश्य में बहुत चेंजेस हुए हैं। तो अब उसका मुकाबला करती हुई राजनीति हमें मिलती है हर जगह। ये जो फैसला है और इसके बाद का जो सरकारी फैसला है, ये फैसला तो मुझे लगता है कि उस भावना से आया है, जो भावना अंबेडकर जी के काम से या हमारे अतीत में इस तरह के हमारे संविधान के काम से पैदा हुई। लेकिन जो सरकार का फैसला है वो उस इच्छा के मुझे लगता है पूरा उलट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इस समय मुकाबला चल रहा है, वो सवर्ण जातियों का समूह जो है, वो उसकी राजनीतिक इच्छा एक दूसरी पार्टी में जो इस समय सत्ता में उसकी तरफ है, और उसका सामने जो खड़े हो पिछड़ी जातियों के नेतृत्व में और बाकी और जातियों को गोलबंद करने की कोशिश में लगा हुआ एक राजनीतिक मोर्चा है, जिसको
समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो इसको अब पीडीए कोशिश से सिंबलाइज, पीडीए से जिसको सिंबलाइज आजकल किया जा रहा है। सिंबलाइज, जिसको पीडीए नया टर्म है, एक्सेप्ट काफी पॉपुलर हुआ है। यस, तो ये इस वजह से कोशिशें ये बहुत हो रही हैं कि किसी तरह से इनके उभार को और इनकी शक्ति के संवर्धन को और इनके राजनीतिक कर्म को कहां कहां कैसे कैसे बैरिकेड किया जाए। तो ये इस फैसले को उस बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में ये आदेश आया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के बहुत सारे समूह अपनी अपनी पहचान के आधार पर इन दिनों पिछले 20-30 सालों में संगठित हुए। जब से मंडल कमीशन आया, इस तरह की भावनाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि इसके पहले वो नहीं थी। लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद इन लोगों में एक राजनीतिक चेतना और राजनीतिक संगठन क्रिएट करने की भावना का विकास हुआ। काशीराम जी जैसों ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि ये पॉसिबल है। आप सत्ता में सत्ता, जैसा वो कहते थे कि सत्ता तो आपकी है, वो एक पेन को उल्टा करके दिखाते थे, कभी टेस्ट ट्यूब की बात करते थे, वो सब जो संकेत थे वो बताते थे कि आपकी संख्या है, आपको सिर्फ पता नहीं है, आप इसको उलट दीजिए तो आप। मैं मुझे माफ कीजिएगा, यहीं पर मैं एक हस्तक्षेप करना चाहता हूं, और बहुत जरूरी आदेश जारी किया, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए क्या आपको नहीं लगता कि एक एक जाति के नाम पर एक सभा बने, सैकड़ों रैलियां हों, सभाएं हों, जितनी जातियां हैं सब अलग अलग झंडा लेकर चलें लोकतंत्र के लिए, कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे? क्या यह बेहतर नहीं होगा? जिस तरह कांशीराम जी ने बहुजन समाज की बात की, जिस तरह समाजवादी आंदोलन के नेता लोहिया जी ने पिछड़ा वर्ग की बात की, बीपी मंडल ने कहीं एक एक जाति का नाम नहीं दिया, जाति की काउंटिंग की, जातियों का इकट्ठा किया, सारा का सारा रिसर्च वर्क बहुत जबरदस्त किया उन लोगों ने, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ये था, ये जातियों का आयोग नहीं था, पिछड़ा वर्ग आयोग था। मेरा ये कहना है कि क्या एक पिछड़ा वर्ग रैली कोई करे तो क्या प्रतिबंध कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। माननीय न्यायालय ने भी ऐसा नहीं कहा है। जातियों के ग्लोरिफिकेशन की बात वो कर रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? थोड़ा मैं जानबूझकर बीच में हस्तक्षेप किया। नहीं, ग्लोरिफिकेशन से ही हमें समझना चाहिए। आप अच्छा शब्द लाए, अच्छा सवाल लाए। ग्लोरिफिकेशन वो करता है जिसने लिटरेचर में अपने को ग्लोरीफाई कर रखा है। लिटरेचर में दलित ग्लोरीफाई थोड़ी है। लिटरेचर में जो दलितों के लिए संज्ञाएं हैं उनको तो हमने कानूनन रोका है उसके इस्तेमाल को, उसको गाली समझा है। आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो अस्पृश्यता वगैरह को स्थापित करने के लिए, जो लोगों को कमजोर साबित करने के लिए, जो लोगों को अपमानित करने के लिए। दो तरह की संज्ञाएं। ग्लोरीफाई कौन करता है? ग्लोरीफाई करती उच्च जातियां, वो कहती हमें इस पर गर्व है। हाँ, कई बार बहुत सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले दलित और दमित जातियों के लोग भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उन्हीं नारों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो ना समझ, खासकर पिछड़ी जातियां जो ओबीसी जो कहलाती हैं, एससी एसटी एक्ट को नहीं, एससी एसटी को इसमें नहीं लिया गया है। एससी, हाँ, नहीं लिया गया, लेकिन एससी में भी कई लोग उस संज्ञा को, जिस संज्ञा को प्रतिबंधित किया हुआ, उसको लिख के कहते हैं ग्रेट फलाना। तो ये तो खैर उनकी इसलिए कि उनके पास अभी वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक चेतना नहीं आई है कि वो इस मामले को समझें इस तरह से जैसे वो मामला है सामाजिक शास्त्र के अनुसार। लेकिन इसको जो गर्व जो इस पे करता है, जो अपने लिए लिखता है कि आई एम प्राउड फलाना, और वो गाड़ी के पीछे भी लिख के चलता है, वो सब करता है, वो कौन है? वो सवाल जरूरी है कि वो जो भी जिन्होंने भी आदेश लिखा है उनकी भावना तो वो रही होगी, लेकिन जब भावना का उपयोग करने के लिए उन्होंने तलवार राज्य को दे दी, तो राज्य इस तलवार से उनके खिलाफ इसको उपयोग करेगा जो अपने उत्पीड़न के विरुद्ध संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने उत्पीड़न को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने समुदायों में पहले, बाद में उसे संगठित करके बहुजन शब्द में या अन्य किसी पीडीए में या किसी तरह से राजनीतिक, किसी राजनीतिक स्वरूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें जब आप देखेंगे, जब पहली एफआईआर होगी तो किसी पीडीए की सभा पे हो जाएगी, आदेश कुछ है, लेकिन वो हो जाएगा कि देखिए उन्होंने जाति का नाम लिया, पीडीए कहा, बाद में उसकी व्याख्याओं के मुकदमे होंगे फिर उनपे। लेकिन ये चीजों को हल नहीं करेंगी, क्योंकि चीजों को हल करने के लिए जो जरूरत है वो हमेशा है और बनी हुई है, और वो सवाल हमेशा अनुत्तरित है। जब तक संसाधनों का ईमानदार बंटवारा नहीं होगा,
जब तक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, संस्कृति में अपने हस्तक्षेप की व्यवस्था के लिए पूरे समाज को हम शामिल नहीं करेंगे, और फिर वो जाके कल्मिनेट रोटी बेटी के संबंध में, जैसे उन्होंने मोटे तौर पर कहा है बहुत सारे मतलब इस तरह के लिटरेचर में, अम्बेडकराइट लिटरेचर कह लीजिए, महात्मा फुले वगैरह ले लीजिए, उस समय वो जो बात आके फिर यहां आती है रोटी बेटी का सवाल। आज हमारे पास मतलब अभी इसको गूगल किया जाए तो दर्जनों केस मिलेंगे जिसमें किसी दलित युवक ने अगर किसी पिछड़ी जाति, मुसलमान या सवर्ण के यहाँ लड़की से शादी कर ली तो ज्यादातर मामलों में उसकी हत्या हो गई है, ज्यादातर मामलों में उसे जीवन गंवाना पड़ा है, या वो भागा हुआ फिर रहा है। उसके लिए उसको कहीं मकान मिलना मुश्किल है अगर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए। तो हम तो अभी बहुत प्राइमिटिव एज में है। ये सवाल हमने संविधान के जरिए और एक बहुत सारे आप कह सकते हैं इस क्षेत्र के जो मनीषी हैं उनके काम के जरिए इस सवाल को हम ले तो आए हैं डिबेट में, लेकिन इस सवाल के को हल करने का जो काम है वो तो बहुत महती है। वो किसी एक आदेश से या किसी एक शासनादेश से उसका हल नहीं होगा, बल्कि उसको रोकने की कोशिश होगी। और इस जो सरकारी आदेश है उसमें मुझे पूरी शंका है कि इसका आधार सिर्फ राजनीतिक है, और ये उन समुदायों को राजनीतिक रूप से संगठित होने से रोकने के लिए इसका उपयोग करेगा। एक सवाल और उठता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां इतनी बड़ी आबादी पिछड़े वर्गों की है, पिछड़ी जातियों की है, जो वर्ग का निर्माण करती हैं, तो इसमें एफर्मेटिव एक्शन का जो भी आधार है, जिसको हम आरक्षण आमतौर पे भारत में कहते हैं, आरक्षण का जो भी आधार है वो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर है, और वो वर्ण और जाति दोनों का एक तरह से उसमें मिलन है। अब सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि जाति पब्लिक रिकॉर्ड पे न डालिए, सरकारी रिकॉर्ड पे न डालिए, तो आप जाति प्रमाण पत्र कैसे देंगे लोगों को? लोग आएंगे कि मेरी ये जाति है, आप इस पर प्रमाण पत्र दीजिए। एक तो ये बड़ी समस्या पैदा होगी, हो सकती है, मैं नहीं जानता कि क्या होगा आगे। आपने पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं लिखने तक अगर सीमित रखा तब तो ठीक है कि भाई ठीक है, थाने में, पुलिस में लोगों को ये ना पता चले कि क्या है, लेकिन वो तो आप रिकॉर्ड पर लिखें या ना लिखें, जो पूछने वाला है वो तो आपके जीभ से, आपके मुंह से निकलवा लेता है कि भाई किस जाति के हो। हमारे यहाँ तो सड़क पे चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए लोग एक दूसरे की जाति नहीं जानते, तो पेट में लगता है कि खाना पचा नहीं, ये हालत हो जाती है। तो एक तो ये पहलू, कैसे आप समाज को बदलेंगे जब तक कि आप लोगों का दिमाग और मिजाज नहीं बदलते हैं? तो एक तो जाति प्रमाण पत्र से लेकर, और दूसरी बात जाति जनगणना हमारे देश में हो रही है, उसके लिए पहले आरएसएस बीजेपी बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। अब वो तैयार हो गए क्योंकि अपोजिशन ने दबाव डाला। तो जातिवार जनगणना में तो एक एक घर से पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है भाई, वहां तो वर्ण भी नहीं पूछा जाएगा, जाति पूछी जाएगी। तो इस पेच को कैसे आप देखते हैं, और इसको सरकार की तरफ से देखिए, हल जो करने का क्या रास्ता है? जो आदेश था वो सीमित था 2 विभागों के लिए। एक तो उसमें था पुलिस के मुकदमों वगैरह में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए कहा था, जो आदेश में डिटेल्स हैं वो 2 ही जगह के, और ट्रांसपोर्ट में कि गाड़ियों के पीछे जो लोग लिख के चलते हैं, लिखते हैं। हाँ, ये इन 2 पे उन्होंने अपने को केंद्रित किया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस तरह के किसी एक आदेश से या उसके जवाब में शासनादेश से ये समस्या न तो एड्रेस हो रही है और न खत्म होगी। कुछ इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश है, एक अच्छी इच्छा है, बस इतना है, वो कोर्ट की है, पॉलिटिशियंस की नहीं, सरकार की नहीं। सरकार की इच्छा तो दूसरी है। तो ये एक नए कॉम्प्लिकेशंस और नए लिटिगेशंस को जन्म दे रहा है ये सवाल। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर क्या जाति जनगणना करनी ही होगी, जाति जनगणना हुई थी, उसके रिजल्ट्स नहीं सामने होगी, फिर उसके सवाल को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। ये और हो सकता है कि वो राजनीतिक रूप से स्वीकार किया और टालते रहे, जैसे बहुत बार मंडल कमीशन को भी, कमीशन हो गया था, रिपोर्ट आ गई थी, पड़ी हुई थी, और फिर उस पर फैसला हुआ। तो ऐसा बहुत सारा हमारे देश में होता है जो राजनीतिक कारणों से घोषित कर दिया जाता है, अमल में कभी नहीं लाया जाता, या अमल में उसका उल्टा लाया जाता है। जैसे जो रिजर्वेशन प्राप्त है ज्यादातर नौकरियों में हम पाते हैं उसकी उपेक्षा होती है, लिटिगेशन में जाता है, कई बार उसमें एक अफर्मेटिव एक्शन कोर्ट्स का हो जाता है, कई बार वो लिंगर पड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला देखिए, अभी तक लटका ही हुआ है, इस कोर्ट से उस कोर्ट, एक कोर्ट से आया, अगली कोर्ट से स्टे हो गया, तो पड़ा हुआ है।
लेकिन वो तो ऐसा रिजर्वेशन तो लागू नहीं हुआ। तो ऐसा अनेक जगह एनएफएस वाला मामला है। तो ये अभी चीजें ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इनको किसी एक आदेश और उसके जवाब में किए गए चालाकी भरे शासनादेश की रोशनी में सिर्फ इतना ही समझा जा सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कहने को कानून व्यवस्था लागू है, कहा जाता है कि ये मॉडल किस्म की कानून व्यवस्था है जिसको यूरोप और पता नहीं कौन कौन अध्ययन कर रहा है। लेकिन जब आप तथ्य देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये तो अजीबोगरीब कानून व्यवस्था है। यहाँ तो कंगारू कोर्ट चल रहे हैं। 15-16 हजार लोगों की टांग में गोली मारी जा चुकी है, सैकड़ों लोगों को छाती में गोली मारी जा चुकी है। पुलिस थानों में रोज पिटाई के और लोगों के घर तोड़ने की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है कि घर तोड़ने के मामलों में आप ये चीज पालन करिए। हर जगह उसको उलट पलट होता है। अभी गोरखपुर से एक बीजेपी के 32 साल या 52 साल बीजेपी में रहे नेता का घर टूटा है। उनका रोता हुआ वीडियो सब जगह है। तमाम खुद जो लोग सत्ता में हैं उसी में जातिवार और अलग तरह के विभाजन एक दूसरे से हमेशा टकराते हुए मिलते हैं। और सोशल मीडिया और तमाम जगह आता रहता है कि उनमें खुद ही जाति और इन आधारों पे बंटवारे का द्वंद्व चल रहा है। उनमें क्रिमिनल्स को लेके अपने अपने क्रिमिनल्स हैं सबके। किसी जाति के क्रिमिनल को अभयदान मिल रहा है पुलिस से, किसी जाति के क्रिमिनल को गोली मारी जा रही है। इसी आधार पे किस जाति का है। ये सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हर संडे को हर अखबार में मैट्रिमोनियल जाति के आधार पर ही पिछले जमाने से जब से अखबार शुरू हुआ तब से छप रहे हैं और उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ से यहाँ तक कि जो लोग यहाँ से निकल के विदेशों वगैरह में चले गए हैं और जो सभ्य दुनिया में प्रथम वर्ल्ड में रह रहे हैं वो भी इसी तरह के मैट्रिमोनियल जारी करते हैं। और अभी इन दोनों आदेशों के बीच इस संडे को जो अखबार आएगा वो उसी तरह से फिर हमारे आपके सामने आएगा, उसी चीज को स्थापित रखते हुए। तो ये सवाल जो हजारों साल में पैदा हुए हैं, जिनके लिए टनों लिटरेचर मौजूद है, जो लोगों के खून में बीमारी बन के सड़ रहा है, उसको हम इतने हल्के ब्रश से अगर हम उसको साफ करके सोचें कि हम इस समस्या से निजात पालेंगे तो ये हमारा बचकानापन होगा, जैसे हम कई बार बहुत सारे मामलों में कर चुके हैं। बस इसमें इतनी सी बात है कि जिन्होंने ये फैसला लिखा है उनमें एक सदिच्छा इस बारे में है, इतना स्वीकार हमें करना पड़ेगा। जी, लेकिन फ़ॉलो अप के लिए अगर वाक़ई शासन को चूँकि आदेश है, शासन को डायरेक्ट किया गया था ये और शासन ने अपने ढंग से थोड़ा उसको व्यापक बनाने की कोशिश की। तो ये व्यापकता तो मुझे लगता है कि राजनीति और समाज हर स्तर पर होनी चाहिए। अब आप देखिए कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता के दौरान न जाने कितने इलाकों में कितनी जातीय रैलियां की। कभी लोकसभा चुनाव से पहले, कभी विधानसभा चुनाव से पहले अनेक जातियों के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं किए। भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन के साथ सत्ता में है उसमें ऐसी भी पार्टियां हैं जो अपनी जाति का नाम लिखती हैं, नेता के जाते हैं। अब जैसे निषाद पार्टी का ही नाम ले लीजिए, कहा जा सकता है पिछड़ी जाति है, निश्चित रूप से वो एक वंचित समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे और कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे जब स्वयं आप ही के पांव वहां पर धंसे हुए हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से स्वयं उनके द्वारा, उनके दल द्वारा, हमारे गृह मंत्री द्वारा, उनकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, उनके प्रचार में अनेक बार ये कहा जाता है कि उनको इस बात पे गर्व है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि उनकी इसके बाद हम अपने मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में पाते हैं। अनेक बार इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि जिस जाति से आते हैं उस जाति से उनको गर्व है। जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो परशुराम सम्मेलनों में जाते हैं और कहते हैं उनको उनकी जाति में होने से गर्व है। और मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ किसी भी जाति से आने वाले किसी को भी अपनी अपनी जाति का गर्व नहीं है। ऐसा कहने वाले शायद ही वहां कोई हो जिनको जाति व्यवस्था पर और जाति से अगर वहां मनुस्मृति के पक्ष में पूरी मेहनत करता हुआ एक बहुत बड़ा समुदाय है उनके आगे पीछे। तो वो तो जाति के उद्भव को ही स्थापित करने वाला मतलब सामाजिक और राजनीतिक विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग। तो वो अगर ये उलट बांसी हमारे सामने किसी कोर्ट ऑर्डर को लेके दिखाते हैं तो इस पे हम सिर्फ शंका कर सकते हैं। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम न तो सिर्फ इसको अमल में देखते हैं न उनके आचरण में देखते हैं। तो कैसे इसको मान सकते हैं? सच्चाई तो इससे उलट है। भाई मनुस्मृति को जायज ठहराने वाले राम भद्राचार्य और बहुत सारे तथाकथित बाबाओं को सबसे अधिक महिमा मंडन तो इसी पार्टी के लोग कर रहे हैं।
उनको महापुरुष नहीं, ठहरा रहे हैं, उनको धर्म का ध्वजवाहक ठहरा रहे हैं। नहीं, कल्पना कीजिए। इनके पीछे जो एक सामाजिक कहने वाला संगठन आरएसएस है, उसने तो कभी मनुस्मृति को गलत ठहराया ही नहीं है। वो तो हमेशा मनुस्मृति के पक्ष में ही उसके लोग होशियारी से, उनकी बोलचाल हाँ, बड़ी चालाकी तरीके से। भरी होती है, द्व्यर्थी होती है। कई बार आप उसमें कुछ दूसरी चीज की भी झलक पाते हैं, लेकिन बाद में आप पाते हैं कि नहीं, वो एक धोखा था। ये भी उनका है। लेकिन वो एक प्रचंड तरीके से आप उनमें से किसी से करा लीजिए, वो सोशल मीडिया पर उनको, उनके लिए लिखने वाले सब उसके समर्थक हैं, और सब अपनी अपनी जातियों के गर्व से भरे हुए हैं। अगर आप अपनी जाति पर, अगर आपकी जाति उच्च है, और मतलब उच्च जो आपने लिख रखी है, आपके ही अपने लेखे से आप उच्च नीच है, और उस पर आपको गर्व भी है, तो ये तो एक सामाजिक अपराध है। अगर आप एक बड़े समाज को नीच कह रहे हैं, अपने को उच्च कहना मतलब उसको नीच कहना हुआ ना। मैं अगर कहूं कि मैं उच्च जाति से हूं, तो मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूं, ये अपराध है मेरा। तो ये जब तक हम समाज में इसकी स्वीकृति नहीं पैदा करते कि अपराध को अपराध समझें, पहले तो गलत को गलत समझें, तो हम इस तरह के टोटकों से क्या कर हासिल करेंगे? मुझे तो कोई इस पे न यकीन है, न समझ है इसके बारे में। शुक्रिया शीतल पी सिंह, आपने बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं, और मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है, हम दोनों ने उसको एप्रिशिएट किया, और भावना बहुत अच्छी है। अमली जामा पहनाने और ज़मीन पर कैसे उसको लागू किया जाए, कैसे समाज से जातियों की के बीच का जो विद्वेष है उसको खत्म किया जाए। अगर सचमुच सरकार इस दिशा में काम करे तो हम उसे भी एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन क्या शासन ऐसा कर पाएगा? क्या हम अपने शास्त्रों में झाँक पाएँगे, जहाँ से सारी जाति और वर्ण संबंधी विद्वेष की सारी अजस्र धारा बह रही है? और अम्बेडकर ने तो यही कहा था कि अगर जाति और वर्ण को अस्वीकार करना है, तो आपको अतीत के शास्त्रों से आपको अस्वीकार उसको करना पड़ेगा। क्या कोई करने को तैयार है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।